नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प IQ एजुकेशन में। आज हम लोग MGP 13 नागरिक समाज, राजनीतिक शासन, तंत्र और संघर्ष नए पेपर को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है नागरिक समाज की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। आइए इसको शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए समझते हैं नागरिक समाज की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा को स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आइए समझते हैं हम लोग कि नागरिक समाज क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, और फिर इसके बाद हम लोग इसके जो अन्य चीज़ें पूछी गई हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि नाम है नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, तो नाम से लग रहा है कि नागरिकों का समाज, ऐसा समाज जिसमें नागरिक शामिल होंगे, उस समाज को हम सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज कहेंगे। तो अब बात आती है कि नागरिक समाज का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। तो जो नागरिक होता है, जो मनुष्य होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के खातिर नागरिक समाज का गठन करता है। और ये जो नागरिक समाज होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अलग अलग धर्म से ब्रह्म समाज होता है, ब्राह्मण समाज होता है, और ऐसे ही अन्य धर्मों के जो समाज होते हैं। साथ ही साथ ये अलग जो पेशे होते हैं इनके भी गुट हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर होता है, वकील होते हैं, इनके जो यूनियन होते हैं ये सभी सिविल सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। अब जो मनुष्य होता है वह इसलिए नागरिक समाज को फॉर्म करता है ताकि उसकी हितों की रक्षा हो सके, उसकी सुरक्षा खातिर वह अपनी सुरक्षा खातिर इन नागरिक समाजों का गठन करता है। आइए अब बारी बारी समझते हैं कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, कहाँ से ये धारणा जन्म हुई। तो नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा का विकास अरस्तु ने किया। तो जो अरिस्टोटल थे यानी अरस्तु थे, इन्होंने नागरिक समाज की पारंपरिक धारणा का विकास किया। अरस्तु का काल लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व तक माना गया है। अरस्तु ने अपने लेखन में जिस यूनानी दृष्टिकोण से यह व्यक्त किया है, उस दृष्टिकोण में कई बार क्योनोनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अरस्तु ने जिस लेखन में इस टर्म को बताया है नागरिक समाज को, उसमें कई बार एक शब्द क्योनोनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द में कई प्रकार की धारणाएं सम्मिलित थीं, जैसे कि समिति, समुदाय, समाज की अवधारणा। अरस्तु के लेखों में इन धारणाओं के लिए किसी अलग शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो समिति है, समुदाय है और समाज की जो अवधारणा है, इन सभी के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है, एक शब्द यूज़ किया गया है, क्योनानिया। तो इस सभी को एक चीज़ को डिफाइन करता है अरस्तु अपने एक वर्ड के द्वारा। रनसीमैन के अनुसार अरस्तु का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक और राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं इनके बीच अंतर करना है, कि किस प्रकार से एक जो पारिवारिक स्थितियां होती हैं और कैसी एक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां ही होती हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह अरस्तु ने डिफाइन किया है। समझते हैं इसमें आगे। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत विभेदों की श्रृंखला राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज के मध्य अंतर को स्पष्ट करती है। अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक समितियों में राज्य सबसे उच्च होता है और राज्य गृहस्थी से भिन्न होता है। तो गृहस्थी आप जानते हैं, जहाँ पे दंपति जीवन होता है, जहाँ पे पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अपने दैनिक खान पान के लिए वह अपने रेगुलर कार्य करते हैं। और वहीं जो राज्य होता है वो शासन वर्ग और शासित वर्ग होते हैं राज्य के अंदर, जिसमें राजा जो होता है वह प्रजा पर शासन करता है। तो इस प्रकार से जो राज्य होता है वह गृहस्थी से भिन्न होता है। गृहस्थी या परिवार से मिलकर एक गांव बनता है और गांव अनेकों गांव से मिलकर नागरिक समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि नागरिक समाज की एक परिभाषा है कि अनेक जो गृहस्थी और जो परिवार होता है उससे मिलकर गांव का निर्माण होता है और अनेकों गांव से मिलकर नागरिक समाज का निर्माण होता है। राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए होता है। राज्य की स्थापना समितियों या संघों यानी कि एसोसिएशन के साध्य के रूप में होता है। राज्य का अस्तित्व स्वभाव से ही होता है। जो व्यक्ति के राज्य की आवश्यकताओं को महसूस नहीं करता वह मनुष्य नहीं हो सकता। राज्य का जो निर्माण होता है वो व्यक्ति के लिए होता है, यानी व्यक्ति की सुरक्षा खातिर होता है। व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसको पूरा करने के लिए राज्य का निर्माण होता है। और जो राज्य की स्थापना है वह अलग अलग प्रकार की जो समितियां हैं, संघों हैं, इनको साध्य के रूप में होता है।
यानी कि राज्य के अंदर ये सभी समितियां ये संघ पाए जाते हैं। साथ ही राज्य का जो अस्तित्व होता है उसका एक स्वभाव होता है, ठीक है। यानी अलग अलग जो राज्य होंगे उनका अपना एक स्वभाव होगा, अपने अस्तित्व को वहाँ पे वो धारण करते होंगे। और जो व्यक्ति राज्य की आवश्यकता को महसूस नहीं कर सकता वह मनुष्य नहीं होता, यानी कि वह या तो पशु हो सकता है या तो ईश्वर हो सकता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए जब मनुष्य है तो वहाँ पर मनुष्य के लिए राज्य की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। राज्य और परिवार एक समान नहीं होते। राज्य परिवार एवं व्यक्ति से पहले होता है। यहाँ पे जो बार बार राज्य की बात कही जा रही है तो यहाँ आप राज्य को राष्ट्र से कोरिलेट करिएगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्र के लिए शब्द राज्य का इस्तेमाल किया गया है। तो राज्य जो होता है यानी कि जो राष्ट्र है वह परिवार एवं व्यक्ति से पहले होता है। एक परिवार बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जबकि जो राज्य होता है वो व्यक्ति के अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो वहीं जहाँ एक परिवार होता है वह बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सबको पूरी करने के लिए परिवार क्या करता है, वह संघर्ष करता है, उसकी पूर्ति करता है। वहीं जो राज्य होता है वो व्यक्ति को एक अच्छा और कुशल जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो राज्य है और जो परिवार है यह दोनों में आपस में अंतर पाया गया है। किसी राज्य में जीवन की गुणवत्ता उस राज्य में रहने वाले लोगों एवं उनके लक्ष्यों पर निर्भर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो राज्य है उसकी जो जीवन की जो गुणवत्ता है, उसमें जो रह रहे लोग हैं उनके जो जीवन की जो गुणवत्ता है वह उस राज्य में रहने वाले लोगों के लक्ष्यों पर डिपेंड करती है कि उन राज्य जो है उसके अंदर जो नागरिक रह रहे हैं वह क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या उस राज्य के जो लक्ष्य है इस पर निर्भर करती है उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जीवन की गुणवत्ता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य और पारिवारिक जीवन जो होता है, राज्य और परिवार आपस में भिन्न भिन्न होता है। और साथ ही हम लोगों ने नागरिक समाज को भी जाना कि किस प्रकार से गृहस्थी और परिवार से मिलकर एक गांव निर्माण करता है और अनेकों गांव से मिलकर नागरिक समाज का निर्माण होता है। इस प्रश्न के उत्तर में अरस्तु ने संविधान की परिभाषा को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। तो एक बार संविधान की नज़र डालते हैं कि अरस्तु ने संविधान को किस प्रकार से स्पष्ट किया है कि संविधान शासन का एकमात्र रूप नहीं होता है। यहाँ पे नागरिकों का ना है, इसको काट लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। तो संविधान शासन का एकमात्र रूप नहीं होता है और ना ही प्रतिमानों का एक संकुल होता है, बल्कि संविधान जीवन जीने का एक तरीका होता है। क्योंकि संविधान राज्य के नैतिक चरित्र को निर्धारित करता है। किसके? राज्य के नैतिक चरित्रों को निर्धारित करता है और साथ ही राज्य में रहने वाले लोगों के नैतिक चरित्रों को भी निर्धारित करता है। तो अरस्तु ने संविधान को मात्र एक शासन का एक रूप नहीं माना है और ना ही जो भी अलग अलग प्रतिमान दे रखे रहते हैं संविधान में इसका एक संकुल, इसका एक संभाग नहीं माना है कि इस तरह सारे भाग उसमें शामिल हैं। अरस्तु ने संविधान को एक जीवन जीने के तरीके के रूप में डिफाइन किया है कि जैसा संविधान किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र का जैसा संविधान होगा वह संविधान वहाँ के नागरिकों के जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता होगा। साथ ही वह राज्य के जो जैसी उसकी राज्य है उसके नैतिक चरित्र को भी निर्धारित करता है। कौन? संविधान। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने परिवार को राज्य में शामिल किया है। अब प्लेटो की विचारधारा को अगर आप समझेंगे तो प्लेटो ने जो परिवार है उसको राज्य में शामिल किया है, जिसकी अरस्तु ने आलोचना की है। जहाँ पे अरस्तु इन दोनों को अलग मानते हैं वहीं पे प्लेटो राज्य को ही, परिवार को राज्य में शामिल करते हैं। अरस्तु परिवार और राज्य को भिन्न मानता है। प्लेटो ने परिवार, कुटुंब जो कि एक तरह को परिभाषित करता है, को भी राज्य का समान माना है। तो प्लेटो ने जहाँ पर परिवार और राज्य को समान माना है वहीं अरिस्टोटल यानी अरस्तु इन दोनों को भिन्न मानते हैं। परंतु अरस्तु ने प्लेटो की इस अवधारणा का आलोचना की है। अरस्तु मानता है कि राज्य तथा कुटुंब एक समान नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न है। कुटुंब का जो मूल अर्थ है वो राज्य से भिन्न होता है। कुटुंब में संबंध पति और पत्नी का होता है, स्वामी और सेवक का होता है तथा पति और बच्चे के बीच भी होता है। तो ये प्रकार के परिवार में इन सभी संबंधों को पाया जाता है। वहीं जबकि राज्य में शासित और शासक के मध्य संबंध पाया जाता है, यानी कि शासक जो शासन करता है और शासित जो जिस पे शासन किया जाता है, इनके मध्य संबंध पाया गया है। यह संबंध समानता पर
आधारित होता है, यानी एक प्रकार के यहाँ पे समानता का शब्द विद्यमान होता है। लेकिन परिवार में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सेवक जो होता है वो समान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मुखिया होता है परिवार का वह एक प्रकार का समान नहीं हो सकता है पत्नी और बच्चों के साथ, उसका अधिकार समान नहीं हो सकता है। लेकिन जबकि शासक और शासक में एक प्रकार से समानता पाई जाती है। तो यही इसी कारणवश अरस्तु जो है वो प्लेटो की इस अवधारणा का आलोचना करता है कि परिवार राज्य दोनों समान नहीं होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीगल की नागरिक समाज की धारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन हीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो आइए समझते हैं हम लोग कि हीगल ने किस प्रकार से सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज की अवधारणा को व्याख्या किया है। हीगल एक जर्मन चिंतक थे। लोगों का यह मानना था कि फ्रेडरिक हीगल ही वह चिंतक थे जिन्होंने राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को विस्तार से लिखा है। हीगल का नागरिक समाज की धारणा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मैनफ्रेड रीडल इस संदर्भ में लिखते हैं कि हीगल की नागरिक समाज की अवधारणा राजनीति के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। इसकी तुलना हम बाद में संप्रभुता की अवधारणा से कर सकते हैं। इन्होंने दोबारा इनके अनुसार बताया गया है, नागरिक समाज के संबंध में हीगल की अवधारणा की तुलना बांदे की जो संप्रभुता की अवधारणा है तथा रूसो की जो जन इच्छा की अवधारणा है इससे की जा सकती है। ठीक है, तो इन दोनों जो बांदे और जो रूसो हैं इनकी जो अवधारणाएं हैं, इनकी जो तुलना है वह हीगल की नागरिक समाज की अवधारणा से तुलना की जा सकती है। हीगल ने राज्य और नागरिक समाज को भिन्न भिन्न माना है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज में ही निजी व्यक्ति की संपूर्णता मूर्त रूप लेती है और नागरिक समाज को बुर्जुआ समाज माना जाता है। अब बुर्जुआ समाज क्या होता है? जो निजी स्वतंत्र एवं समान व्यक्तियों का समाज होता है। हीगल की दृष्टि से नागरिक समाज में हितों का टकराव का प्रतिनिधित्व करता है। हीगल नागरिक समाज को अपंग करने वाला समाज भी मानते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हीगल ने राज्य और नागरिक समाज को भिन्न भिन्न माना है, यानी राज्य और नागरिक समाज को अलग अलग मानते हैं। हीगल के अनुसार जो नागरिक समाज है वह निजी व्यक्तियों को संपूर्णतः मूर्त रूप लेती है। नागरिक समाज को बुर्जुआ समाज माना गया है। यह निजी स्वतंत्र और समान व्यक्तियों का समाज होता है जो निजी तौर पर स्वतंत्र होते हैं और आपस में समान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज नागरिक समाज कहा जाता है। हीगल की दृष्टि में नागरिक समाज में हितों के टकराव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो नागरिक समाज होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के समाज सम्मिलित होते हैं उनमें हितों का टकराव का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जो नागरिक समाज है वह समाज को दरअसल अपंग बना देती है, यानी कि विकास नहीं हो पाता है उस समाज का। इस प्रकार समाज आपस में ही उलझा रहता है। तो इस प्रकार से हीगल ने राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। आगे समझते हैं। हीगल नागरिक समाज को नैतिक जीवन का ऐतिहासिक रूप से उपजा क्षेत्र मानता है जो परिवार एवं राज्य के बीच स्थित होता है, जिसमें बाजारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक वर्ग, निगम तथा संस्थाएं शामिल होती हैं। नागरिक समाज की उत्पत्ति आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। तो नागरिक समाज के अंतर्गत नैतिक जीवन का एक ऐतिहासिक रूप से यह उपजा क्षेत्र है जो परिवार और राज्य के बीच में यह स्थित होता है। यानी आप समझे होंगे पहले से ही कि परिवार से मिलकर गांव, गांव से मिलकर नागरिक समाज बनता है और फिर उसके बाद राज्य गठित होता है। यानी सबसे ऊंचा राज्य है और सबसे निचला जो टर्म है वह परिवार होता है, उनके बीच में नागरिक समाज पाया जाता है। तो जिसमें नागरिक समाज में बाजारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक वर्ग, निगम तथा संस्थाएं इन सभी में शामिल होती हैं। यानी इन सभी जो व्यवस्थाएं हैं, जो वर्ग हैं, इन सभी का जो समूह है वह नागरिक समाज को फॉर्म करता है, यानी नागरिक समाज को बनाता है। नागरिक समाज की जो उत्पत्ति है वो आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। हीगल कहता है कि नागरिक समाज के अंदर समरसता की कोई संभावना नहीं होती। यह समरसता केवल परिवार में ही पाई जा सकती है। नागरिक समाज के संबंध नाजुक होते हैं और नागरिक समाज में कभी कभी टकराव के कारण अशांति भी उत्पन्न होती है। हीगल ने नागरिक समाज के निम्नलिखित वर्गों की उपस्थिति को स्वीकारा है, जैसे कि लोक सेवक, भूस्वामी, बुद्धिजीवी, विद्वान, वकील, डॉक्टर और पुरोहित। तो हीगल कहता है कि इनमें कोई समरसता नहीं होती है, कोई करुणा नहीं होती है, ये केवल परिवार में ही पाई जाती है। इसलिए जो नागरिक समाज में जो संबंध होते हैं वो नाजुक होते हैं। साथ ही जो नागरिक समाज होते हैं इनमें कभी कभी आपस में
टकराव हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे वकील और क्या कहते हैं पुलिस का जो वर्ग होता है, इनमें आपस में कभी कभी मुठभेड़ हो जाती है, टकराव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इन सब में दोनों के बीच में अशांति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। हीगल ने कामगारों को बर्गर वर्ग से सम्मिलित किया है। यह वर्ग सामूहिक समितियों पर निर्भर करता है। यह वर्ग कम जनभावना से युक्त होता है। हीगल, फर्ग्यूसन और पेने के इस विचार से सहमत है कि आधुनिक नागरिक समाज में लेन देन करने वाले व्यक्तियों का एक जटिल व्यवस्था है। तो इस प्रकार से जो हीगल है वह कामगार वर्ग को एक बर्गर वर्ग की तरह सम्मिलित किया है। यह वर्ग सामूहिक समितियों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो सामूहिक समिति होती है इन पर उनका जो जीवन होता है वह निर्भर करता है। साथ ही यह वर्ग कम जनभावना से युक्त होता है। और साथ ही साथ अन्य विचारकों की तरह हीगल भी इस बात से सहमत होते हैं कि आधुनिक जो नागरिक समाज है वह लेन देन करने वाले व्यक्तियों का एक जटिल व्यवस्था है जो लेन देन करता है। हीगल ने नागरिक समाज की आलोचना की है तथा उसे एक ऐसा समाज माना है जो व्यक्ति को अपंग बनाता है, जैसे हम लोग पहले ही देखा। इस संदर्भ में हीगल कहता है कि नागरिक समाज को राज्य की देखरेख या नियंत्रण लगातार आवश्यक होती है। नागरिक समाज बिना देखरेख के कार्य नहीं कर सकता। तो नागरिक समाज के लिए राज्य का हस्तक्षेप इम्पोर्टेंट होता है, उसका नियंत्रण जरूरी होता है। अगर राज्य नहीं होगा तो आपस में या हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहेगी। तो नागरिक समाज बिना देखरेख के कार्य नहीं कर सकता है। नागरिक समाज के अंदर अन्यायों तथा असमानताओं को मिटाने के लिए राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जिस प्रकार अनेक वर्गों पर किसी अन्य वर्ग का वर्चस्व होता है, उसी प्रकार राज्य का भी नागरिक समाज पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा सुरक्षा देने के लिए राज्य नागरिक समाज के मामले में हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो किसी भी मामले में जहां विवाद की स्थिति होती है नागरिक समाज में, उस स्थिति में राज्य उसका हस्तक्षेप कर सकता है तथा साथ ही उसका निवारण कर सकता है और लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य विभिन्न कदम को उठा सकता है। तो इस चैप्टर में अभी इतना ही इम्पोर्टेंट था और नागरिक समाज की व्याख्या हम आगे अभी करते रहेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। साथ ही अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ दिन, धन्यवाद।